हेलो बच्चों, वेलकम टू बैक आवर चैनल धीरज सर फिजिक्स। आज बेटा हम उससे आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें हम खंड दा के सारे क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं। जिसमें बेटा हमारा पहला क्वेश्चन है कि आँख के सामान्य समंजन के लिए अपवर्तनीय खगोलीय दूरदर्शी द्वारा दूर स्थित वस्तु के प्रतिबिंब बनने के लिए किरण आरेख बनाइए और इस दशा में दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता का सूत्र लिखिए। तो एक तो यहाँ पर इसमें लिखा है दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता का सूत्र लिखिए। तो यहाँ पर हमें किरण आरेख बनाना है और किरण आरेख बना के ये सूत्र की आवर्धन क्षमता का सूत्र तो लिखना ही है। ये भी बता देंगे तुम्हें कि ये सूत्र किस तरीके से निकल के आता है आवर्धन क्षमता का। तो देखो बेटा, ये दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता का सूत्र जो होता है चित्र, ये किरण आरेख है, ये दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता का। तो इस दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता में ये बेटा होता है अवदृश्यक लेंस। अवदृश्यक लेंस की विशेषता ये होती है कि इसका व्यास और फोकस दूरी अधिक होती है और ये उस तरफ लगाते हैं जिस तरफ वस्तु रखी जाती है। जैसे ये भी जो है वो एक वस्तु है। यहाँ पर ये रखा है बेटा एक नेत्रिका लेंस। इस नेत्रिका लेंस की विशेषता ये होती है कि इसका फोकस दूरी और द्वारक छोटा होता है और यह उस तरफ लगाते हैं जिस तरफ से हम वस्तु को क्या करते हैं बेटा, देखते हैं। तो पहले वस्तु ए बी के द्वारा वस्तु ए बी का अवदृश्यक लेंस के द्वारा प्रतिबिंब बनेगा ए डैश बी डैश। ये दिखाई दे रहा है बेटा, ए डैश बी डैश। तो ये ए डैश बी डैश प्रतिबिंब बनेगा। ये ए डैश बी डैश प्रतिबिंब इस नेत्रिका लेंस के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है, तब इसके द्वारा प्रतिबिंब ए डबल डैश बी डबल डैश बनता है। तो इसकी आवर्धन क्षमता का बेटा हमें सूत्र निकालना है। तो देखो सूत्र कैसे निकालेंगे। सबसे पहले लिखेंगे दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता। तो दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होती है, बीटा अपॉन अल्फा, यानी बीटा ये और अल्फा ये। तो यहाँ पर लिखेंगे दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता m बराबर बीटा अपॉन अल्फा। इसे लिख देंगे समीकरण नंबर 1। इसे क्या लिख देंगे बेटा, इसे लिख देंगे समीकरण नंबर 1। यदि अल्फ़ा बीटा कोण बहुत छोटे हों, तो जब अल्फ़ा बीटा कोण बहुत छोटे होंगे तो यहाँ से देखो बेटा, त्रिभुज ओ ए डैश बी डैश, त्रिभुज ओ ए डैश बी डैश। तो त्रिभुज ओ ए डैश बी डैश में अल्फ़ा बराबर टेन अल्फ़ा, जिसमें ए डैश बी डैश लंब होगा और यहाँ से लेके यहाँ तक ये आधार होगा। आधार क्या है बेटा, बी ओ। तो यहाँ पर लिख दिया बेटा हमने ए डैश बी डैश अपॉन बी ओ। इसी प्रकार त्रिभुज ई ए डैश बी डैश में, तो त्रिभुज ई ए डैश बी डैश में, तो ये कोण है, कोण के सामने की भुजा ए डैश बी डैश लंब हो जाएगी और ये क्या बन जाएगा, आधार। और आधार ये नीचे कितना है, यू ई। आधार कितना है बेटा, यू ई। तो यहाँ पे लिखेंगे बीटा बराबर टेन बीटा लंब बट्टे आधार इन ए डैश बी डैश अपॉन ए बी। अब देखो बेटे अल्फा और बीटा के मान, अल्फा बीटा के मान रख देंगे समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 में रखेंगे तो अल्फा बीटा के मान समीकरण 1 में रखने पर, तो बीटा का मान रख देंगे ये वाला ए डैश बी डैश अपॉन ए, अल्फा का मान रखेंगे ए डैश बी डैश अपॉन बी ओ। तो ये बेटा मान रख दिया हमने। मान रखने के बाद पहली चौथी करेंगे तो बी ओ ऊपर आ जाएगा, यू ही नीचे आ जाएगा। ए डैश बी डैश तो ए डैश बी डैश कैंसिल हो जाएगा और बी ओ जो है वो एफ ओ के बराबर है। जैसे यहाँ पर बेटा दिखाई दे रहा है, ये अभिदृश्यक लेंस है, यहाँ पे प्रतिबिंब बनना है एफ ओ पर। तो ओ से एफ ओ तक की दूरी कितनी है, बी ओ। तो बी ओ एफ ओ के बराबर होगा, क्योंकि अभिदृश्यक लेंस के द्वितीय फोकस पर प्रतिबिंब बन रहा है और द्वितीय फोकस से प्रतिबिंब तक की दूरी क्या आ जाएगी, फोकस दूरी। तो वो बी ओ किसके बराबर हो जाएगा, एफ ओ के। तो इसीलिए हमने यहाँ पर लिख दिया बी ओ बराबर एफ ओ। तो यहाँ पर लिख दिया एफ ओ अपॉन एफ। ये चिन्ह प्रणाली से ये नेगेटिव साइन है, एम बराबर माइनस एफ ओ अपॉन यू ई। फिर नेत्रिका लेंस के सूत्र से 1 एफ ई बराबर 1 वी माइनस 1 यू ई। चिन्ह प्रणाली लेंगे क्योंकि यू ई की स्थिति इस तरफ दिखाई जा रही है और वी की स्थिति भी इसी तरफ दिखाई जा रही है। प्रतिबिंब भी इधर है, वस्तु भी इधर है नेत्रिका लेंस के लिए। तो ये दोनों ही नेगेटिव साइन के साथ लिए जाएंगे। अब ये माइनस वाले को इधर पक्षांतर करते हैं, प्लस का हो जाएगा, तो 1/u का मान निकला है। अब ये 1/u का मान बेटा यहाँ रख देंगे 1/u में। तो 1/u रख देंगे तो एम बराबर माइनस एफ 1/f प्लस 1/v। यह दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता का सामान्य सूत्र कहलाता है।
अब यदि हम इसमें केस स्पष्ट लेंगे, यदि अंतिम प्रतिबिंब में स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने तो बी मेरा डी के बराबर हो जाएगा। तो एम बराबर एफ ओ 1/f प्लस 1/d। अब यहाँ से 1/f कॉमन ले लेंगे तो ये बाहर आ जाएगा, 1 + f/d बचा। इसी प्रकार यदि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा हो तो बी बराबर क्या हो जाएगा बेटा, इन्फानाइट। तो बी के स्तर पर कहीं इन्फानाइट का एक में भाग दे दें, 0 हो जाएगा। तो एम बराबर हो जाएगा f/f। इस स्थिति में दूरदर्शी की लंबाई क्या होगी, एल बराबर f/f। तो बेटा ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। इससे अगला क्वेश्चन है, बेटा, एक समतल विद्युत चुम्बकीय तरंग में दोलनी चुम्बकीय क्षेत्र निम्न में दिया गया है। जिसमें बी बराबर ये समीकरण दिया गया, तो हमें विद्युत चुम्बकीय तरंग की तरंगदैर्ध्य, दोलनी चुम्बकीय क्षेत्र का आयाम, दोलनी विद्युत क्षेत्र का आयाम ज्ञात करना है। तो बेटा देखो इसे कैसे ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर बेटा ये हमें दे रखा था समीकरण बी वाई बराबर 8 × 10⁻⁶ sin 2 × 10⁻11 t प्लस 300 पाई एक्स। यहाँ पर बेटा हमें लैम्डा ज्ञात करना था, बी नॉट ज्ञात करना था, ई नॉट ज्ञात करना। सॉल्यूशन तो सबसे पहले इस समीकरण को लिखेंगे, ये समीकरण लिख दिया बेटा हमने। अब इस समीकरण की इससे तुलना करा दो, बी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। तो ओमेगा का मान कितना हो जाएगा, 2 × 10⁻11, के का मान कितना हो जाएगा 300 पाई, और बी नॉट का मान कितना हो 8 × 10⁻⁶। तो बेटा ओमेगा का मान हो गया 2 × 10⁻11, 2 × 10⁻11, के का मान कितना है बेटा 300 पाई। तो यहाँ लिख देंगे ओमेगा बराबर हो गया बी नॉट का मान बेटा ये वाला बी नॉट बराबर कितना 8 × 10⁻�6। तो ये लिख दिया हमने। अब सबसे पहले हमें तरंगदैर्ध्य निकालना है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में सबसे पहले क्या पूछ रखा था कि विद्युत चुम्बकीय तरंग की तरंगदैर्ध्य, फिर दो चुम्बकीय क्षेत्र, फिर विद्युत क्षेत्र। तो यहाँ पे पहले तरंगदैर्ध्य निकालना है। तो ये के जो होता है वो संचरण नियतांक होता है, कि इसका सूत्र होता है के बराबर 2π/λ। तो बेटा लैम्डा को यहाँ लिख देंगे, के को इस स्थान पर लिखेंगे, तो लैम्डा बराबर हो जाएगा 2π/k। के का मान कितना है अभी हमने बताया था 300 पाई। तो ये 300 पाई, पाई से पाई हट जाएगा, 2 से 300 के बार कट जाएंगे बेटा 150 बार, तो 1/150 बचा। तो लैम्डा बराबर है 0.0067 मीटर। ये लैम्डा निकल आया बेटा। अब इसमें सेकंड पूछ जा रहा था चुम्बकीय क्षेत्र। तो बेटा चुम्बकीय क्षेत्र तो यही हो जाएगा, सेकंड पार्ट तो हमारा यही हो जाएगा, बी नॉट बराबर 8 × 10⁻⁶ टेस्ला। तीसरा आंसर पूछ रहा था चुम्बकीय विद्युत क्षेत्र, ई नॉट पूछ रहा है, ई नॉट बराबर क्वेश्चन मार्क। तो ई नॉट निकालेंगे, यानी विद्युत क्षेत्र का आयाम। विद्युत क्षेत्र का आयाम ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे बेटा, ई नॉट बराबर सी बी नॉट। सी का मान क्या होता है, प्रकाश की चाल। ये वाला सूत्र ये होता है बेटा, सी बराबर ई नॉट अपॉन बी नॉट, जो कि 12 चैप्टर में है। सी बराबर ई नॉट अपॉन वी नॉट। तो बेटा यहाँ पर हमने लग दिया सी बराबर ई नॉट इंटू वी नॉट। अब यहाँ से सी का मान रख देंगे और बी नॉट का मान रख देंगे, ये निकला 24 × 10⁻²। तो इस तरीके से बेटा हमारा ये दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन परमाणु, हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन 0.5, हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन 0.5 एंगस्ट्रॉन त्रिज्या की कक्षा में 10⁻17 साइकिल प्रति सेकंड से घूमता है। इसके कारण चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए। यानी ये 0.5 एंगस्ट्रॉन, ये आर का मान हो गया बेटा, त्रिज्या है 10⁻17 साइकिल प्रति सेकंड, ये आवृत्ति का मान हो गया। तो यहाँ पर हम देखते हैं बेटा, यहाँ से हम देखेंगे तो त्रिज्या कितनी हुई बेटा, त्रिज्या कितनी थी आर बराबर 0.5 एंगस्ट्रॉन थी। तो इसे एंगस्ट्रॉन को हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया, तो 0.5 × 10⁻−10 मीटर। एन बराबर हो गया 10⁻17 साइकिल प्रति सेकंड। ओके बेटा। सॉल्यूशन तो सूत्र लिखेंगे यहाँ बेटा, एम बराबर आई ए। अब एम बराबर एन ई ए। अब देखो बेटा एम बराबर एन ई कैसे हो गया, क्योंकि आई बराबर क्या होता है, Q/T होता है, सही है। तो आई बराबर Q/T। अब केवल एक इलेक्ट्रॉन के लिए बात करेंगे तो Q बराबर एन ही होता है। अब एन के स्थान पर एक रखेंगे तो 1 × E, तो यानी Q किसके बराबर हो जाएगा बेटा, E के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया E/T, और 1/T किसका मान होता है, एन का। तो आई बराबर हो जाएगा बेटा एन का, तो आई बराबर हो जाएगा बेटा एन ई।
इसीलिए हमने यहाँ पर लिख दिया आई के स्थान पर एन ई। तो एन का मान कितना था बेटा, इधर देखो, एन का मान 10⁻17, तो यहाँ लिख देंगे एन का मान 10⁻17। ई का मान होता है 1.6 10⁻−19 और एक कर लिख देंगे पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर बेटा देखो 10⁻−19, 10⁻+17, 10⁻−2 बचेगा और यहाँ पर 3.14 ये पाई का मान रख दिया हमने, आर का मान रख दिया 0.5 इंटू 10⁻−10। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 0.25 हो जाएगा, 10⁻−20 हो जाएंगे। अब 25 का इस 16 में गुणा कर दिया हमने तो कितना हो जाएगा, 25 16 पंजे 80 और 16 दूनी 32 और 40 यानी 0.400 और यहाँ पर 2 घातें ये और 20 घातें ये, टोटल 22 घातें हो जाएंगी। तो यहाँ से 0.4 का इसमें गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा बेटा 1.256 10⁻−12। ठीक है, तो 0.4 का इसमें गुणा कर दें तो ये आ जाए, तो ये आंसर निकल आया 1 तो m कितना निकल आया बेटा, m का मान आ गया यहाँ पर, m निकल आया 1.256 10⁻−22 एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। तो बेटा ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा हमारा, किसी वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर केंद्र से r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक है बेटा, किसी वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर केंद्र से r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो यहाँ पे बेटा हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। तो देखो बेटा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक क्या होगा, जैसे विद्युत द्विध्रुव तो अच्छी रेखा स्थिति है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए। ये देखो विद्युत द्विध्रुव बनाया हमने, एक नेगेटिव चार्ज एक पॉजिटिव चार्ज, बीच की दूरी कितनी है, अल्प दूरी 2l और इन पर आवेश की मात्रा ये है। इसके कारण बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो यहाँ से प्लस, तो बिंदु मध्य बिंदु O से P तक की दूरी कितनी है बेटा r, और प्लस माइनस Q से P तक की दूरी कितनी है r+l और प्लस Q से दूरी कितनी है r-l। तो यहाँ से हम बेटा इसके निकाला है पहले -q के कारण P पर तीव्रता, और यहाँ पर तीव्रता का सूत्र लगाएंगे ये वाला, E बराबर 1/4πε0 Q/r²। ठीक है बेटा, तो यहाँ से देखो -q से P तक की दूरी कितनी है r+l, तो यहाँ पर r के स्थान पर रखेंगे E1 बराबर 1/4πε0 के यहाँ पर इसलिए लिखा है क्योंकि माध्यम को साथ लेके चलाएंगे तो के साथ लेके चलाएं और माध्यम को हटा के चलाएं तो के को नहीं लगाएंगे, तो यहाँ बर रख देंगे। तो Q/r+l का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी कितनी है बेटा r+l। फिर प्लस Q के कारण P पर तीव्रता E2 बराबर 1/4πε0 के Q/r-l का होल स्क्वायर। तो प्लस Q के कारण यहाँ पर तीव्रता निकालें तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है बेटा r-l, तो ये हो जाएगा r-l का होल स्क्वायर। अब E1 E2 एक ही रेखा के अनुदिश हैं, अनुदिश विपरीत दिशा में है, तो E2 का मान E1 से अधिक होगा। तो E2 वैसे भी दिखाई दे रहा है, इसमें घटा के भाग दे रहे हैं, इसमें जोड़ के भाग लग रहा है, तो ये इसका मान परिमाण ज़्यादा होगा, इसका परिमाण कम होगा। तो E2 में से हमने बेटा E1 घटा दिया। अब यहाँ पर 1/4πε0 Q ये पूरा कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो यहाँ बचेगा 1/r-l का होल स्क्वायर और यहाँ बचा -1/r+l का होल स्क्वायर। तो ये बचा इस तरीके से। अब बेटा इसका एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेके आएगा r+l का होल स्क्वायर r-l का होल स्क्वायर। अब यहाँ से बेटा हम देखेंगे कि r-l और यहाँ पर है r+l, तो r-l से r-l कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा r+l का होल स्क्वायर। और ये r+l है, r+l से r+l कट जाएगा तो बचेगा r-l, तो यहाँ लिख देंगे r-l। इसी का होल स्क्वायर खोल देंगे a² + b² + 2ab, ऐसे इसका खोलेंगे a² + b² -2, माइनस का अंदर गुणा कर देंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे, तो इससे ये कट गया, इससे 2rl और 2rl ऐड करके कितना हो गया बेटा 4rl। तो 4rl हो गया। अब 4rl को इसको हम लिख देंगे ये वाला q × 2l × 2r, q × 2l क्या हो जाएगा बेटा p। तो यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे हमने लिख दिया E बराबर 1/4πε Q/K P × 2r।
अब पी इंटू यदि एल इज़ वेरी वेरी लेस देन आर हो तो एल को इस हटा देंगे तो दो घातें ये दो घातें टोटल घातें कितनी हो जाएंगी 4। एक घात से एक आर कट जाएगा तो ये बचा 2p/r⁴। यदि आवेश वायु में हो तो के बराबर 1 रखेंगे तो ई बराबर हो जाए 1/4πε0 2p/r⁴। ये निकल आया बेटा अच्छी रेखा स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। ठीक है बेटा, एक बार चाहो तो फिर से देख सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं बेटा हमारा अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है बेटा व्हीट स्टोन ब्रिज का परिपथ आरेख बनाइए और इसके संतुलन की शर्त ज्ञात कीजिए। तो देखो बेटा व्हीट स्टोन सेतु का परिपथ आरेख बनाकर इसके संतुलन की शर्त निकालनी है हमें। इसमें क्या करना है बेटा, परिपथ आरेख बनाकर इसके संतुलन की शर्त ज्ञात करनी है हमें। तो देखो बेटा संतुलन की शर्त क्या होगी इसकी। तो देखो बेटा ये है व्हीट स्टोन परिपथ आरेख जिसमें हमने एक प्रतिरोध P जोड़ा है, एक Q जोड़ा है और एक R जोड़ा है और एक S। यहाँ पर ये बैटरी है, ये कुंजी K1 है, ये कुंजी K2 है। तो कुंजी K2 है तो जब यहाँ से धारा प्रवाहित करेंगे और कुंजी K2 को जब बंद कर देंगे तो संतुलन की स्थिति में, किसकी स्थिति में, संतुलन की स्थिति में धारामापी से कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो धारामापी से कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी तो यहाँ पर हम बंद पास लेंगे और इसमें किरचॉफ का नियम लगाएंगे। तो किरचॉफ का नियम क्या होता है कि यदि धारा की तो बंद पास ABDA के लिए किरचॉफ का दूसरा नियम, तो किरचॉफ का यहाँ दूसरा नियम लगाएंगे और दूसरे नियम के अनुसार अगर धारा की दिशा में चलें तो हमें पॉजिटिव लेना है और धारा के विपरीत चलें तो नेगेटिव लेना है। तो धारा की दिशा में चलेंगे तो धारा की दिशा में यहाँ प्रतिरोध कितना है बेटा, तो हमने पहले बंद पास कौन सा लिया है, ABDA। तो ABDA तो A से कहाँ जाना है, B पर, तो PI1। ठीक है, क्योंकि किरचॉफ का दूसरा नियम क्या था, समेशन IR बराबर समेशन E, यही तो था बेटा किरचॉफ का दूसरा नियम। तो प्रतिरोध और धारा का गुणनफल I1 × P। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कोई और नहीं है। अब यहाँ से देखो बेटा धारा इधर आ रही है और हम इधर जा रहे हैं तो विद नेगेटिव साइन लेंगे इसे, तो I2 × R। तो यहाँ लिख दिया बेटा हमने -I2 × R। अब माइनस को इधर पक्षांतर कर देंगे, प्लस का हो जाएगा तो I1 × P बराबर I2 × R। समीकरण नंबर 1। अब लेना है हमें बंद पास BCDB के लिए। तो बंद पास BCDB के लिए, तो BCDB के लिए लेंगे तो पहले हमें B से कहाँ जाना है बेटा, C पर। प्रतिरोध कितना है, Q, धारा कितनी है, I1। तो ये हो जाएगा I1 × Q माइनस C से कहाँ जाना है, D पर, तो I2 × S। क्योंकि धारा के विपरीत आ रहे हैं तो माइनस लेंगे, I2 × S हो, ये धारा की दिशा में आ रहा है तो I1 × Q। इसे इधर पक्षांतर कर दे तो I1Q बराबर I2 S। समीकरण नंबर 2। इस समीकरण 2 का समीकरण 1 में क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो देखो बेटा I1P बट्टे I1Q I2R बट्टे I2S, यानी इस साइड के हमने एक साइड में लिख दिए, इस साइड के एक साइड में लिख दिए। I1 से I1 कट गया, I2 से I2 गया, तो P/Q बराबर R/S। तो बेटा इस तरीके से ये बात आपको समझ में आ गई होगी। समझ में ना आया हो तो दोबारा से इसे देख लेना जिससे प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारे बेटा खंड दा के सभी क्वेश्चन कंप्लीट हुए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।